क्लास पर्सपेक्टिव को लेकर के, वर्ग की दृष्टिकोण को लेकर के भारतीय राजनीति में बहुत से विद्वानों ने कार्य किया है। और उनके कार्य से हमें पता लगता है कि भारत की राजनीति में वर्गीय चिंतन किस तरह से काम करता है। इसमें रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का ये मानना था अपनी किताब परस्यूट ऑफ लक्ष्मी में, जो उन्होंने 1987 के में लिखी, कि भारत में जातीयता के होने के कारण लोगों में वर्ग चेतना का उतना अधिक प्रभाव नहीं है। रुडोल्फ रुडोल्फ ने जातीय चेतना को वर्गीय पॉलिटिक्स के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा पाया, और उन्होंने ये माना किसी भी विद्वान को जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था की स्टडी कर रहा है, उसको वर्गीय चिंतन पे फोकस ना करके अन्य फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उनका ये मानना था। उनके अतिरिक्त प्रणव वर्धन की जो किताब पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया है, उसमें उन्होंने जो डोमिनेंट क्लासेस का जो मॉडल दिया, वो एक स्टैंडर्ड मॉडल के रूप में हम देखते हैं जब हम भारत में वर्गीय चिंतन को के दृष्टिकोण से भारत को स्टडी करते हैं। हालांकि अब इसमें बहुत सी कमियां बाहर आ रही हैं, पर प्रणव वर्धन जी ने ये माना था कि भारत में पूंजीपति, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े जमींदार और उच्च कोटि के जो ऑफिशियल्स हैं और राजनीतिज्ञ हैं, वो एक ऐसी डोमिनेंट क्लासेस बनाते हैं कि जो कि भारत के विकास के मॉडल में, भारत के संसाधनों के बंटवारे में, नीति निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिससे ये कहा जा सकता है कि जो भी नीतियों का निर्माण भारत का पॉलिटिकल सिस्टम करता है, उसके अधिकांशतः बेनिफिशियरी ये लोग होते हैं। ये प्रणब वर्धन की मेन थीसिस थी। हालांकि इसमें ग्रेजुअली अब हम देख रहे हैं कई विद्वान उनसे डिसएग्री कर रहे हैं और कमियां भी बाहर आ रही है। बल्कि इन ये जो डोमिनेंट क्लासेस का जो मॉडल था, इनके कन्फ्लिक्ट भी बाहर आ रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में जब से हमारा ये पूंजीवादी व्यवस्था तीव्र गति से बढ़ी है, भारत में जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसका रुतबा लैंडलॉर्ड क्लास से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और प्राइवेटाइजेशन के आने से अब प्राइवेट ब्यूरोक्रेसी भी बहुत मजबूत हुई है। प्राइवेट बुद्धिजीवी भी इस राज्य के नीति निर्माण में बहुत भूमिका निभा रहे हैं। केवल सरकारी ब्यूरोक्रेसी तक अब बात नहीं रह गई। मोरत इसके अतिरिक्त जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से पॉलिटिकल क्लास जो है वो समाज के कमज़ोर वर्गों तक डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स पहुंचाने पर अधिक से अधिक फोकस कर रही है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन ये कर रहे हैं उनको वोट डिलीवर हो रहे हैं और उनकी पार्टी रिपीट हो रही है। तो कम्पिटिटिव पार्टी पॉलिटिक्स ने भी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस ने, इलेक्शंस ने स्टेट को और ज़्यादा 30-40 सालों में जब से कैपिटलिज्म बढ़ा है, डेवलपमेंटल ओरिएंटेड और मैं कह सकता हूँ कल्याणकारी राज्य के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है। ऐसा कभी नहीं था। जहाँ जब हमारे यहाँ समाजवाद का नारा ले लेकर के समाजवाद की बात की जाती थी, तब भी इतना ज़्यादा कल्याणकारी राज्य का स्वरूप हमारे देश में नहीं था जितना आज हो गया है। तो प्रणब वर्धन की भी बुक जो है वो देखी जा सकती है, उनकी चिंतन को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अचिन वनिक, जिन्होंने कि पेनफुल ट्रांजिशन इंडिया बुर्जुआजी डेमोक्रेसी की बात की थी जब भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा था, और उन्होंने उसमें ये पाया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म को अडॉप्ट करने से भारत के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और बहुत से वर्गों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। और उनका जो चिंतन है, वो दृष्टिकोण जो है वो मार्क्सवादी है, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण सदैव से भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म का विरोधी रहा है। उनका ये मानना है इससे जो 10% भी जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी अनऑर्गेनाइज में हो जाएंगे और उनकी भी आर्थिक स्थिति अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह बिगड़ जाएगी और ज़्यादा वर्क फोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो वो इसको बड़े नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते हैं अपने इस किताब में। उसके पश्चात अचिन वनिक के जो सब्सिक्वेंट वर्क हैं, उसमें मिस्टर वनिक जो है वो भारत की जो परमाणु नीति वाजपेयी जी ने अपनाई थी उसके विरुद्ध देखते हैं। उनका ये मानना है कि इस परमाणु विस्फोट के कारण पूरे साउथ एशिया में न्यूक्लियर वॉर और एनिहिलेशन का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि भारत ने विस्फोट किया इसलिए पाकिस्तान ने भी किया,
और पूरी जगह अब एक कन्फ्लिक्ट का खतरा है जो कि न्यूक्लियर हो सकता है, ऐसा उन्होंने फ़ोकस किया। और सब्सिक्वेंटली उन्होंने फिर हिंदुत्व पे फ़ोकस किया और आज तक वे अब जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या हिंदुत्व की जो उत्पत्ति हुई है हिंदू राष्ट्रवाद की, उसको वो खतरा मानते हैं, उसको फ़ासिज़्म मानते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में। और उनका ये मानना है कि इससे भारत के अल्पसंख्यक, भारत की डेमोक्रेसी, हर एक चीज़ खतरे में आ चुकी है। इस तरह से अचिन वनिक का वर्क जो आगे जा रहा है, वो एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रखते हैं भारत के संदर्भ में। उनके अतिरिक्त अतुल कोली, जिनकी बड़ी फ़ेमस किताब क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी 1990 के दशक में सामने आई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो ये भारत में जो ये डोमिनेंट क्लासेस थी, चाहे वो कैपिटलिस्ट हों या जातिगत आधार पर हों या लैंडलॉर्ड हों, उनके इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी ने खराब कर दिए हैं। और जो लोग आज तक समाज में पीछे थे, चाहे वो ओबीसी हों, एसटी वर्ग से आते हों, एससी आते हों या फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हों, उनका वजन जो है डेमोक्रेसी की वजह से बढ़ गया है। और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो हमने सोशलिस्ट मॉडल अपनाया था, इतने रिसोर्स पैदा नहीं हो पा रहे कि जो नए वर्ग जो क्लेम कर रहे हैं स्टेट के रिसोर्सेज पर, उनके इंटरेस्ट को भी पूरा कर सके। और इसी से भारत में क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी पैदा हुआ है, ऐसा अतुल कोली कहते हैं। ये भी एक मार्क्सिस्ट एनालिसिस से, क्लास एनालिसिस से भारत की राजनीति की स्टडी की गई है। और इसके बाद अतुल कोली ने सीक्वल में बहुत सी बुक्स लिखी, चाहे वो सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हो, कि भारत की लोकतंत्र कामयाब हुआ है, या फिर भारत में बहुत ज़्यादा अमीरी के बीच में बहुत ज़्यादा गरीबी है। इस तरह के कई वर्क्स अतुल कोली लिखते रहे हैं भारत के संदर्भ में, जो कि मार्क्सवादी वर्गीय चिंतन को के दृष्टिकोण को यूज़ करते हैं भारत के संदर्भ में। तो उनके वर्क का अध्ययन करने से हमें मार्क्सवादी चिंतन का पता लग सकता है। और उनसे भी पहले से फ्रैसिन फ्रैंकल ने, जिन्होंने कि अब भारत की जो ग्रीन रेवोल्यूशन की क्लास पर्सपेक्टिव से स्टडी की और ये पाया कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड प्रोडक्शन तो बढ़ी है, पर उत्तर भारत में जहाँ ये ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया, वहाँ पर गरीब और छोटे किसानों का लैंड उनके हाथ से छूट गया, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई और बहुत से गरीब किसानों ने अपनी ज़मीनें साहूकारों को बेच दी, बड़े ज़मींदारों को बेच दी। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर क्लास डिफरेंसेस और बढ़ गए ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसा फ्रैसिन फ्रैंकल का मानना था। और एक समय वो महसूस कर रहे थे शायद इससे कल जो है भारत में कोई किसानों की क्रांति या वायलेंट नक्सलाइट टाइप रेबेलियन और ना हो जाए, पर सब्सिक्वेंटली ऐसा नहीं हुआ। पर उनका ये मानना था कि इसकी वजह से जो 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 सबॉर्डिनेट कास्ट या कम्युनिटीज़ या इकोनॉमिक वर्ग जो रह गए थे गाँव में, उन लोगों ने फिर ऑप्शन ली माइग्रेट करके दूसरे शहरों में जाकर काम करना, दूसरे स्टेट्स में जाके काम करना और वहाँ से पैसे अर्न करके लाना। तो इसके कारण क्या हुआ कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति गैर एग्रीकल्चर काम से सुधरने लगी। उन्होंने अपने घरों को सुधारा, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा और इससे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो पुरानी जो जातियाँ थी या पुराने जो डोमिनेंट क्लासेस थी, उनका स्टेटस गिरने लगा। उनकी हीजीमनी का, उनके ऑर्डर का डिक्लाइन होने लगा और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स ने भी जो नए वर्ग जो उभर कर सामने आ रहे थे, कमज़ोर वर्ग जो सशक्त हो रहे थे और रिज़र्वेशन के माध्यम से उनकी क्षमता बढ़ने लगी। और भारत में ग्रामीण परिक्षेत्र में प्रत्येक जाति के लिए स्पेस खुलने लगा, ऐसा फ्रैसिन फ्रैंकल कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य विद्वान आज जो है भारत में क्लास पर्सपेक्टिव की स्टडी कर रहे हैं और अपने विचारों को फोकस कर रहे हैं। पर अगर इन वर्क्स को भी हम देखते हैं तो इस समय बहुत ज़्यादा भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्लास पर्सपेक्टिव को समझने में हेल्प मिल सकती है। धन्यवाद।